दशम संग्रह 1.3। तो आज मैं 1.3 शुरू करने से पहले स्टूडेंट कुछ आपको कक्षा 9वीं का बेसिक बताने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ बेसिक चीज़ें आप सबको बताऊंगा। तो बेसिक चीज़ों में क्या रहेगा, कोण वगैरह कैसे रहते हैं, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा ही है, लेकिन एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं। इसके पहले मैंने 5 कसौटी बताया था पिछले वीडियो में, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ना, ज्योमेट्री भूमिति जब आप हल करते हो तो वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उसका उपयोग भी होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, संगत कोण। संगत कोण किसको बोलते हैं? संगत कोण किसको बोलते हैं? संगत कोण का मतलब, जैसे यहाँ पे देखो अभी, एक सबसे पहले समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा का मतलब होता है कि कोई दो समान रेखाएं एक दिशा में हो। जैसे ये दोनों रेखाएं एक ही दिशा में समान है, ये दोनों कैसे समांतर है, ये दोनों कैसे समांतर है, ये दोनों कैसे समांतर है। समांतर रेखा का मतलब दो रेखा होनी चाहिए, दो, कम से कम दो, कम से कम दो रेखाएं, या ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, दो से ज़्यादा कम, लेकिन कम से कम दो हो, दो हो, तीन हो, चार हो, और सब एक ही समान हो तो उसे बोलते हैं समांतर। मतलब कि दिशा एक ही होनी चाहिए सबको, दिशा एक होनी चाहिए तो उसको बोला जाता है समांतर रेखा। अब आते हैं संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखो, दो तिर्यक रेखा लिया हुआ है, बराबर, यहाँ पे क्या बोला है उसने, तिर्यक रेखा लिया हुआ है, और एक यहाँ पर जो एल एन लिया हुआ है, ये भी उसकी तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा हो गई, ये भी तिर्यक रेखा, और एन जो है उसकी भी तिर्यक रेखा हो गई। यहाँ पे संगत कोण जो दिया हो, संगत कोण का मतलब कोण डी, ये कोण, कोण डी, ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर रहेगा? इस कोण के बराबर रहेगा, कोण एच के बराबर। अब उसके बाद कोण, यहाँ पे देखो कोण ए जो दिया हुआ है, कोण ए, ये वाला कोण किसके बराबर रहेगा? कोण ई के बराबर रहेगा। फिर उसके बाद देखो कोण सी की बात किया हुआ है, कोण सी वो किसके बराबर रहेगा? कोण जो सी दिया हुआ है वो बराबर रहेगा कोण जी के। फिर उसके बाद देखो कोण बी की बात किया हुआ है, तो कोण बी जो है, ये कोण, वो कोण बी जो रहेगा एफ के बराबर रहेगा, कोण एफ के। यहाँ पे मैं उत्तर भी लिख देता हूँ। कोण एच जो है, कोण डी जो है एच के बराबर है, कोण ए जो है वो ई के बराबर रहेगा, और कोण सी रहेगा जी के बराबर, कोण बी रहेगा एफ के बराबर। ये हो गया संगत कोण। अब एकांतर कोण किसको बोलते हैं? एकांतर कोण में, यहाँ पे देखो एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब क्या होता है कि कोण सी, ये वाला कोण, कोण सी बराबर रहेगा कोण ई के, ई कोण के बराबर रहेगा। फिर उसके बाद कोण बी, ये वाला कोण, अंदर वाला कोण किसके बराबर रहेगा? एच के। मतलब जो अंदर के तिर्यक कोण है, तिरछा वाले, ये देखो ये कोण था और ये कोण, दोनों क्या है, तिरछे में और अंदर वाले, उसको बोलते हैं एकांतर कोण। फिर उसके बाद बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब जो बाहर की दिशा में बनते रहेंगे। एकांतर का मतलब होता है जो अंदर की दिशा में बने, और बाह्य का मतलब होता है जो बाहर की दिशा में बने। अभी आते हैं बाह्य कोण पर। बाह्य कोण क्या दिया हुआ है? बाहर की दिशा में बनने वाले। कोण डी जो दिया हुआ है, ये क्या है, बाहर बन रहा है, कोण एफ के बराबर। और कोण ए जो है, ये किसके सामने, जी के सामने, देखोगे तो तिरछा एकदम सामने, आमने सामने दिख रहे हैं, और ये दोनों आमने सामने, कोण, ये बाह्य कोण हो गए जो बाहर की दिशा में बन रहे हैं, इसको बोला जाता है बाह्य कोण की जोड़ी। अब उसके बाद आते हैं तिर्यक रेखाओं की
और बनने वाले अंतःकोणों की जोड़ी। अंतःकोण मतलब जो अं, अंतः का मतलब जो एकदम लास्ट में हो। यहाँ पे देखो, कोण सी किसके बराबर है? कोण सी जो है वो किसके बराबर है? कोण एच के। कोण सी बराबर है कोण एच के। ये दोनों कोण कैसे? सर्वांग में। और कोण बी जो है वो किसके बराबर रहेगा? कोण ई के। तो ये हो गया अंतःकोण। अब आते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसको बोला जाता है? परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं। परस्पर प्रतिच्छेदित मतलब एक ये रेखा हो गई, दूसरी ये एक रेखा हो गई, ये एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित कर रही है। द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। मतलब ये जो कोण रहेगा और ये कोण, ये दोनों कैसे रहेंगे? सर्वांगसम कोण रहेंगे। यहाँ पर इसको बोला जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है कि जहाँ पे दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हो और वो दोनों कोण समान हो, तो इसे बोला जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ये एक हो गया गुणधर्म। अब उसके बाद बोला है रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। रेखीय युगल कोण मतलब जहाँ पे 180 डिग्री बनता हो। जैसे कि आपने कोई एक रेखा ली और दूसरी रेखा ली, यहाँ पे अगर ये दोनों 180 बन रहा है, इसका 90 मिला लो, इसका 90 मिला लो, तो दोनों क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मतलब कि दोनों कोण को मिला करके 180 हो रहा है, तो उसे रेखीय युगल संपूरक कोण कहा जाएगा। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पे। यदि संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो, संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो मतलब यहाँ पे हमने संगत कोण देखा, इनमें से कोई एक जोड़ी, चाहे इसको ले या इसको लो, इन जोड़ी का मतलब ये पूरा एक जोड़ी हो गई। इनमें से कोई भी एक जोड़ी अगर सर्वांगसम हो तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो संगत कोणों की अन्य जोड़ियां भी सर्वांगसम होगी। मतलब कि यहाँ पे अगर इस जगह पे कोई एक भी जोड़ी, जैसे यहाँ पे आपने डी लिया और एच लिया, ये दोनों अगर सर्वांगसम हो गए तो इसकी बची हुई जो बाकी जोड़ियां हैं सी, जी, बी, एफ, ई, ए, ये भी कैसे रहेंगे? सर्वांगसम रहेंगी। अब उसके बाद आते हैं, यदि एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो एकांतर कोण की अन्य जोड़ियां भी सर्वांगसम होगी। अब एकांतर कोण किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे देखो, एकांतर कोण की बात किया है, बराबर। एकांतर कोण की कोई भी एक जोड़ी मतलब सी सर्वांगसम किसके? ई के। तो बाकी बची हुई जोड़ियां मतलब बी और एच जो है ये भी सर्वांगसम रहेगा। अब आते इसके बाद पांचवें पर, यदि तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर निर्मित अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है तो अंतःकोणों की अन्य जोड़ियों का मापों का योगफल भी 180 अंश होगा। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने एक रेखा बनाया और उसके ऊपर एक तिर्यक रेखा खींच दिया, अगर इसका मान जोड़ने पर, ये पूरे दोनों कोणों का मान पूरा जोड़ने पर 180 हो रहा है, तो यहाँ पे बोला है ना अंतःकोणों की अन्य जोड़ियों का मान, मतलब बचा हुआ ये जो रहेगा इसका भी मान 180 ही रहेगा। और इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं 180 को रेखीय युगल कोण। तो मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको। यहाँ पे देखो रेखीय युगल कोण, और इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं? यहाँ पे मैंने आपको बताया ये दोनों कोणों को। तो अब आते हैं पिछली कक्षा 10वीं में, प्रश्न संग्रह 1.3। प्रश्न संग्रह 1.3 का पहला और दूसरा सवाल मैंने पिछले वीडियो में हल किया था। अब यहाँ पर मैं तीसरा सवाल हल करने जा रहा हूँ। तो तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है वो देखते सबसे पहले। यहाँ पे देखो, आकृति में दर्शाए अनुसार 8 मीटर, 8 मीटर कौन सा है? ये, तथा 4 मीटर, 4 मीटर ये ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर खड़े। ये जो दोनों जमीन कैसी है? समतल है, और दोनों खंभे उसी समतल जमीन पे खड़े हैं। सूर्य की सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई, सूर्य के प्रकाश जो है यहाँ पे, छोटे खंभे की परछाई मतलब इस यहाँ पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उसकी परछाई यहाँ पे 6 मीटर है होती है, तो उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी? मतलब जिस समय सूरज की परछाई छोटे खंभे पर पड़ रही है उसका 6 मीटर अगर लंबाई है,
तो उसी समय अगर बड़े खंभे पर वो सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उसकी जो परछाई बनेगी वो कितना मीटर बनेगा, बड़े खंभे का परछाई कितना बनेगी, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो दो त्रिभुज दिया हुआ है, मानेंगे त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों को मानेंगे। यहाँ पे मैं फिर से आकृति बना देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका मान दिया हुआ है 4 और 6, 4 6, और दूसरे का ए बी सी 8, इसका मान दिया हुआ है 8 और इसका दिया हुआ है x, और यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी। अब उसके बाद सबसे पहले तो दो त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो दोनों त्रिभुज सबसे पहले समरूप दिख रहा है। समरूप, समरूप का मतलब समान, सिर्फ साइज में कम ज्यादा है, छोटा बड़ा है, लेकिन समान है ना। इसका इसकी लंबाई ये देखो, ये और ये भुजा दोनों सर्वांग है, ये दोनों भुजा सर्वांग है, ये दोनों भी सर्वांग है यहाँ पे। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप रहेगा त्रिभुज ए बी सी के। अब उसके बाद इसलिए समरूप है तो हम समरूपता का विलोम का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पी आर बटे, पी आर मतलब ये वाली भुजा देखो, ये कर्ण की भुजा जो है, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू रहेगा, पी क्यू बटे ए बी, बटे ए बी मतलब जो खंभा है उसका छोटे खंभे का लंबाई बटे बड़े खंभे की लंबाई। फिर उसके बाद परछाई, छोटे खंभे की परछाई क्यू आर बड़े बटे बड़े खंभे की परछाई क्या दिया हुआ है, बी सी। अब उसके बाद इन सब का मान रखेंगे, इसलिए यहाँ हो जाएगा 4/8, यहाँ हो जाएगा 6/x। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तिर्यक गुणा कर सकते हो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। यहाँ आ जाएगा 4 गुणे x बराबर 6 गुणे 8। यहाँ हो जाएगा x के साथ 4 गुणे में, मतलब बराबर के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में, बटे 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे इसलिए x का मान क्या आ गया, 6 गुणे 2, इसलिए x बराबर 12। अभी आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो। उसने क्या पूछा था सवाल में, उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे लिख देना लास्ट में उत्तर, उसी समय बड़े खंभे की परछाई बारह मीटर होगी। ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है, एक ही त्रिभुज दिया हुआ है, और उसने बोला है कि एपी जो है वो लंब है। ये देखो, ये पूरा त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज में ये जो रेखा है ए पी, ये वाली रेखा, ये देखो ये जो रेखा है ए पी, ये पूरी इस पे लंब रहेगी, बीसी पर दिया हुआ है प्रश्न में। फिर उसके बाद देखो क्या बोला है कि यहाँ पर बी क्यू, ये जो रेखा दी हुई है बी क्यू, इस पे लंब है ए सी पर, ये वाली पर। अगर कोई रेखा किसी पे लंब होती है तभी वहाँ पे कोण बनता है, बराबर। यहाँ पे लंब थी इसके लिए 90 डिग्री बना, यहाँ पे था इसके लिए यहाँ पे भी 90 डिग्री बना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ई पी सी, बी पी सी, ये तीनों रेखा कैसी है? तीनों रेखा एक ही दिशा में है, बराबर। और ए क्यू सी, ए क्यू सी, ये भी तीनों रेखाएं, तीनों जो बिंदु है एक ही दिशा में, तो सिद्ध क्या करना है? सी पी ए, सी पी ए, ये देखो, सी हो गया, ये पी हो गया और ये हो गया। मतलब कि ये वाला जो त्रिभुज है हमको सिद्ध करना है किसके समरूप रहेगा? ए सी क्यू बी के, सी क्यू बी के, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसके समरूप हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर ये इसके समरूप, ये वाले त्रिभुज के समरूप। अब मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ। अभी देखो, ये वाला लेना था ए सी पी ए, ये पूरा जो त्रिभुज दिख रहा है इसको इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। यहाँ पर हल में लिखेंगे त्रिभुज सी पी ए और त्रिभुज सी क्यू बी, बराबर। ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ पे देखो, कोण सी पी ए सर्वांगसम है कोण सी क्यू बी की। अभी देखो, सी पी ए मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, इसके सर्वांगसम है सी क्यू बी के। यहाँ पे भी सर्वांगसम है, क्यों? क्योंकि ये वाली रेखा इसके ऊपर लंब बन रही थी, यहाँ पे 90 डिग्री बना। अब ये वाली रेखा इसके ऊपर लंब बन रही है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना। तो यहाँ पे दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए सर्वांगसम है। तो यहाँ पे कारण आ जाएगा प्रत्येक कोण 90 अंश का है इसके लिए। फिर उसके बाद कोण ए सी पी सर्वांगसम है कोण बी सी क्यू के। अभी देखो, ए सी पी मतलब ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इतना, सिर्फ इतना, ये वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण बन रहा है। और फिर उसके बाद बी सी क्यू दूसरे वाले त्रिभुज के लिए भी यही कोण बन रहा है, बराबर। तो मतलब दोनों त्रिभुज के लिए एक ही कोण बन रहे हैं ना, एक ही कोण बन रहे, मतलब क्या हो गया? समान हो गए। समान हो गए मतलब इसको क्या मानेंगे हम? सामान्य कोण, सामान्य कोण। अब उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया था 5 कसौटी, आपको ध्यान होगा, कोको कसौटी, कोभुजा कसौटी, भुजा कोण कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी। मतलब कोई भी एक कसौटी हमें मिल जाती है तो हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे अभी आप, तो हमने दो कोण को सर्वांगसम दिखा दिया, बराबर। तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो त्रिभुज दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी आप इसलिए का उपयोग करना। इसलिए त्रिभुज सी पी ए सर्वांगसम रहेगा या समरूप रहेगा त्रिभुज सी क्यू बी के। क्यों? कोको कसौटी से, समरूपता की कोको कसौटी। कोको कसौटी क्यों लगाया? क्योंकि हमें दो कोण सर्वांगसम मिल गया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसको दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए। अब त्रिभुज सर्वांगसम में मतलब उसकी भुजाएं सर्वांगसम रहेगी, भुजाएं सर्वांगसम में मतलब हम समानुपात मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं, बराबर। यहाँ पे हो जाएगा ए पी, ये वाला ए पी बटे बी क्यू, ए पी बटे बी क्यू। ये क्यों लगा रहे? क्योंकि दोनों त्रिभुजों जो है कोण सर्वांगसम है और उसकी भुजाएं सर्वांगसम है। तो पहला वाला जो त्रिभुज है उसकी भुजा लिया लंबाई, और दूसरे वाले त्रिभुज की भी लंबाई लिया, तो दोनों को बटे में लिखा, जैसे हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय में किया था। अब उसके बाद फिर पहले वाले त्रिभुज का हमें क्या लेना है? कर्ण लेना है। यहाँ पे ए सी हो जाएगा कर्ण, और दूसरे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा? बी सी। यहाँ पे देखो, इस
ये वाले त्रिभुज के लिए कर्ण बन 90 डिग्री बन रहा था तो इसका कर्ण हो गया ए सी, दूसरे वाले का कोण यहाँ बन रहा था तो इसका कर्ण हो गया बी सी, ए सी बटे बी सी। अब इसके बाद यहाँ पे इसका मान रखेंगे हर एक का, यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए ए सी का मान दिया हुआ है 7 और इसका दिया हुआ है 8 बराबर ए सी बटे 12। यहाँ पे देखो सबका मान दिया हुआ था, ए पी का मान दिया था 7, बी क्यू का मान दिया हुआ था, यहाँ पे हर एक का मान रखो, ए पी का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है, बी क्यू का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और ए सी का मान दिया नहीं हमें निकालना है, और यहाँ पे बी सी का मान दिया हुआ है 12। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे ये, फिर उसके बाद यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा, इसलिए 7 गुणे 12 बराबर 8 गुणे ए सी। अभी 8 यहाँ पे क्या है गुणे में, तो बराबर को दूसरी तरफ जाता है तो बदल जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणे 12 बटे 8। बटे में क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पे गुणे में था, तो यहाँ हो गया भाग में, ये भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे इसलिए अब इन दोनों का देखो गुणा करोगे तो 7 का गुणा 3 से करोगे 21 हो जाएगा, और बटा यहाँ पे क्या बचा 2। अब इसको भाग दोगे तो 2 एकम 2, फिर उसके बाद ये सीधा सीधा 10 बार जाएगा, 2 धाम में 20, बच कितना गया, यहाँ पे मैं भाग दे देता हूँ, 2 धाम में 20, कितना बचा यहाँ पे 1, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10.5। इसलिए ए सी बराबर 10.5, ये हो गया एसी का मान, और पूछा गया था यहाँ पे एसी का मान ज्ञात करो, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना आप एसी का मान 10.5 है, इसलिए एसी का मान 10.5 है। अब बचे हुए जो 2 सवाल इसके बाद के सवाल है, मैं वो अगले वीडियो में आपको हल करके देने वाला हूँ।